नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। उमा जी अपनी बेटी सिया की शादी खोज रही थी। उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता पता चला था। लड़का एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। सिया को भी वह लड़का बहुत पसंद आया। लड़के का एक छोटा भाई और एक बहन थी और उसके पापा कॉलेज के प्रोफेसर से रिटायर हो चुके थे। कुल मिलाकर एक बहुत ही खुशहाल और छोटी फैमिली थी। सिया के पापा ने अपनी पत्नी उमा जी से कहा कि हम यह शादी फाइनल कर देते हैं। हमें इतना अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों उमा जी एक असमंजस में पड़ी हुई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी घर के बड़े बेटे से नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो उसे भी वही सब कुछ झेलना पड़ेगा जो सारी ज़िंदगी मैंने झेला है। कभी वह अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। उसकी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जिम्मेदारियां निभाने में ही गुजर जाएगी और उसके बाद भी वह सबसे बुरी कहलाएगी। मुझे मेरी बेटी को किसी भी घर की बड़ी बहू नहीं बनानी है, बल्कि छोटी बहू बनानी है या फिर इकलौती बहू बनानी है। फिर उन्होंने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, आपको मेरी बात बहुत ख़राब लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हमारे भी 3 बच्चे हैं, तो हमारे घर की बड़ी बहू कौन बनना चाहेगा। लेकिन वह सब अलग बातें हैं। मैं मेरी बेटी को वह ज़िंदगी बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ जो मैंने झेली है। और रही मेरे बच्चों की बात, मैं अपने बच्चों के साथ वह सब कुछ कभी नहीं करूँगी जो मेरे साथ मेरे सास ससुर ने किया है। मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले ही सकती हूँ कि मैं मेरे बेटों के साथ भेदभाव का व्यवहार कभी नहीं करूँगी, लेकिन मैं सिया के सास ससुर की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती ना। सिया के पापा ने कहा, यह कैसी बात कर रही हो तुम? इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें इसमें क्या कमी दिख रही है? सिया ने भी अपनी मम्मी को समझाते हुए कहा, मम्मी आपको मेरी शादी कहीं न कहीं तो करनी ही है। फिर इतना अच्छा आपको लड़का मिल रहा है तो इसे क्यों छोड़ना? बार बार ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। तब उमा जी ने सिया से कहा, बेटा तू नहीं समझेगी क्योंकि तूने वह सब कुछ नहीं झेला है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तू वह सब कुछ झेले, इसलिए मैं इस रिश्ते से मना कर रही हूँ। लेकिन तेरे पापा बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पूछो उनसे, क्या हमने आज तक अपनी ज़िंदगी जिया है? सिया अपने पापा अवधेश जी की तरफ देखने लगी। आज अवधेश जी के पास अपनी पत्नी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। तभी सिया की दादी कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? तुम लोगों ने सिया के शादी के बारे में क्या सोचा? इतना अच्छा लड़का फिर कहाँ मिलेगा हमें? और मैं तो कहती हूँ कि सोचना क्या है, जल्दी से जल्दी शादी फाइनल कर दो और बेटी को ले देकर विदा करो, कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल न जाए। मैं तो ये कहूँगी कि अगले महीने से लगन शुरू हो रहे हैं, पहले लगन में ही सिया की शादी करवा दो। अपनी माँ की बात सुनकर अवधेश जी बोले, माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी जल्दी यह सब कुछ कैसे हो जाएगा? शादी ब्याह में बहुत कुछ देखना पड़ता है, ऊपर से पैसों का इंतजाम भी करना पड़ता है। मैं कहाँ से कर पाऊँगा इतना सब कुछ इतनी जल्दी? तब सिया की दादी बोली, घबरा मत बेटा, सब कुछ हो जाता है। बेटा कुछ पैसे तो तुमने सिया के शादी के लिए रखे ही होंगे और कुछ पैसे अपने बड़े बेटे से ले लो, वह भी तो नौकरी कर रहा है ना, अच्छा खासा कमाता है। बहन की शादी के लिए आगे नहीं आएगा तो क्या करेगा? दोनों बाप बेटा मिलकर सिया की शादी निपटा दो, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। सास के इतना कहते ही उमा जी जोर से चिल्ला पड़ी और बोली, बिल्कुल नहीं,
सिया की शादी घर के बड़े बेटे से मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो परेशानी मैं झेली हूँ वह परेशानी मेरी बेटी भी झेले, किसी के घर की बड़ी बहू बनके। और हाँ, मेरा बड़ा बेटा अपनी बहन की शादी का खर्चा क्यों उठाएगा? क्या उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं है? बच्चे हमने पैदा किए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है ना कि बड़े बेटे की। जिस तरह आपने ज़िंदगी भर अपने बड़े बेटे अवधेश को नहीं छोड़ा, अब वैसे ही आप मेरे बड़े बेटे अजय के पीछे पड़ गई हैं और अजय को दूसरा अवधेश बनाना चाहती हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तीनों बच्चे हमारे हैं और तीनों की जिम्मेदारियां भी हमारी है और मैं किसी के ऊपर भी एक पाई अधिक या कम खर्च नहीं करने वाली हूँ और न ही किसी भाई बहन पर दूसरे भाई बहन का बोझ डालने वाली हूँ। जो जिंदगी भर हमने झेला है वह मेरा बेटा अजय कभी नहीं झेलेगा और न ही मेरी बेटी किसी घर की बड़ी बहू बनकर झेलेगी। शर्म नहीं आती आपको? हमारी तो पूरी ज़िंदगी खराब कर दिया आपने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबाकर, और अब मेरी बेटी सिया को भी वैसी ही ज़िंदगी देना चाहती हैं और मेरे बड़े बेटे अजय को भी। और जीने के लिए सिर्फ मेरे छोटे बेटे की ज़िंदगी सुकून की बनी रहे। मैं जितना अपने छोटे बेटे से प्यार करती हूँ उतना ही अपने बड़े बेटे और बेटी से भी प्यार करती हूँ। आपकी तरह सोच नहीं है मेरी। आज उमा जी जो मन में आ रहा था अपने ही धुन में बोले जा रही थी। आज उमा जी की सास के पास उमा जी की बातों का कोई जवाब नहीं था और न ही हिम्मत थी उमा जी को रोकने की। अवधेश जी भी चुपचाप खड़े थे और उमा जी अपने धुन में अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए बालकनी में जाकर बैठ गई और अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से ब्याह करके वह अवधेश जी के साथ अपने ससुराल आई थी। अवधेश जी घर के बड़े बेटे थे और अवधेश जी के बाद 3 बहनें थी और उसके बाद उनका छोटा देवर जो कि सबसे छोटा था। ब्याह करके घर आने के बाद उमा जी की सास ने कभी उन्हें बहू नहीं समझा बल्कि घर की नौकरानी समझा और उनके आते ही घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी। उमा जी के ससुर जी भी अच्छा खासा कमाते थे और अच्छी खासी उनकी दुकान भी चलती थी, लेकिन फिर भी अवधेश जी को घर का बड़ा बेटा कह कह कर अपनी बहनों की शादी में 3 हिस्सा रुपया खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था और बेचारे अवधेश जी के पास रुपये खर्च करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता था। 1-2 बार उन्होंने दबी जुबान में अपने पिता से कहना भी चाहा कि बहनों की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो गई, आपकी बेटियां हैं तो आप भी तो कुछ जिम्मेदारी निभाइए, परंतु अपने माता पिता के सामने उन्हें मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस कारण अवधेश जी अपने बच्चों के लिए 1 पैसा भी नहीं जोड़ पाए थे। सब कुछ बहनों की शादी में ही खर्च हो जाता था। एक बहन की शादी होने के कुछ ही दिनों बाद दूसरी बहन शादी के लिए तैयार हो गई। उसकी शादी के कुछ सालों बाद ही तीसरी बहन भी शादी के लिए तैयार हो गई। इस तरह से अवधेश जी की शादी के 10 साल बीत गए। अब उनके तीनों बच्चे भी बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उनकी बहनों की शादी में उमा जी ने भी अपने मायके से लाया हुआ दहेज और जेवर तक भी दे दिया, क्योंकि उनके पति के पास इतना कुछ नहीं था कि बहनों की शादी में खर्च कर सके और अवधेश जी की सारी सेविंग भी बहनों की शादी में निकल चुकी थी। धीरे धीरे अवधेश जी और उमा जी की शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन अब उमा जी के पास न कोई गहने बचे थे और न ही अवधेश जी के पास बैंक में 1 रुपया था। ऊपर से 3-3 बच्चों के पालन पोषण करना और पढ़ाना लिखाना। सास ससुर से अब उन्हें कोई उम्मीद तो थी नहीं। जो इंसान अपनी बेटियों की जिम्मेदारी भी बेटे के कंधे पर यानी कि बहनों को भाई के कंधे पर डाल दे, वैसे माँ बाप से क्या उम्मीद की जा सकती है। कभी भी उन्हें अपने बड़े बेटे की दुख नहीं दिखा।
उनके लिए तो उनका लाडला छोटा बेटा था जो अवधेश की शादी के वक्त सिर्फ 15 साल का था और अवधेश जी की शादी के 10 वर्ष बाद वह 25 साल का हो चुका था और अच्छी नौकरी भी पा चुका था। अब घर में छोटी बहू के आने की बारी आ चुकी थी। उमा जी के सासू माँ ने भली भांति देख सुनकर छोटी बहू को घर लाई और उसे महारानी बना कर रखा। वह हमेशा कहती रहती थी, यह तो मेरी छोटी लाडली बहू है, मैं तो इसे अपने सर आँखों पर बिठा कर रखूँगी। आज तक छोटी बहू से उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। देवरानी के आ जाने के बाद भी घर की नौकरानी बड़ी बहू यानी कि उमा जी ही थी। देवर देवरानी को आज़ादी मिल गई क्योंकि उनके ऊपर घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, न ही उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी क्योंकि वह घर के लाडले थे। दोस्तों, घर के छोटा बेटा और छोटी बहू को किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करना पड़ता है। उमा जी के देवर की अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन वह 1 रुपया भी घर खर्च के लिए नहीं देता था। घर खर्च वैसे ही चल रहे थे जैसे आज तक चल रहे थे, अवधेश जी के भरोसे। इधर उमा जी के सास ससुर भी अपने सारे पैसे बचाकर बैंक में रख देते थे और घर की सारी जिम्मेदारी अवधेश जी के कंधों पर डाल दिए थे। अवधेश जी के तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जबकि कुछ सालों बाद देवर के बच्चे हुए तो उसने उन्हें बहुत अच्छे और बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में डाल दिया क्योंकि देवर देवरानी के पास पैसों की कमी नहीं थी। अगर कभी दबी जुबान में उमा जी इन सब बातों का विरोध करना भी चाहती थी तो उनके सास ससुर घर में इतना बड़ा तमाशा बना देते थे कि अवधेश जी उमा जी के हाथ जोड़ने लगते थे कि चुप हो जाओ, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अवधेश जी बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे और घर में लड़ाई झगड़ा तथा कलह हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और यही अवधेश जी की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसकी वजह से उनका परिवार संघर्ष का जीवन जी रहा था, क्योंकि अवधेश जी कभी भी अपने और अपने परिवार के हक के लिए लड़ाई झगड़ा करने को तैयार नहीं होते थे, बल्कि उससे बचना चाहते थे। इधर अवधेश जी के माँ बाप के लिए उनका छोटा बेटा बहू ही सब कुछ थे, जबकि घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए अवधेश जी थे। जब भी कोई जिम्मेदारी की बात आती तो वह अवधेश जी के सर पर डाल दी जाती थी और जब देने की बारी आती तो उमा जी की सासू माँ बहुत प्यार से अपनी छोटी बहू की तरफ देखते हुए कहती, यह झुमके और कंगन तो मैं इसे ही दूंगी क्योंकि यह तो मेरी छोटी और लाडली बहू है। इस तरह से कह कर सासू माँ ने अपने सारे जेवर एक एक करके छोटी बहू को थमा दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि जिस बड़ी बहू से आज तक उन्होंने सारे काम करवाए, सारी जिम्मेदारियां जिसके सर पर डाली, उसका भी उन जेवरों पर बराबर का अधिकार है, बल्कि उन्होंने खुलेआम अपनी छोटी बहू को अपने सारे जेवर दे दिए। एक दिन उन्होंने उमा जी को सुनाते हुए कहा, यह सारे जेवर मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ, यह मेरे खुद के हैं, तो मैं इसे जिसे दिल चाहेगा उसे दूंगी क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। और छोटी बहू भी बहुत घमंड के साथ सासू माँ के दिए हुए जेवर ले लेती, क्योंकि इतने दिनों में वह भली भांति समझ चुकी थी कि उसके ससुराल में बड़ी बहू यानी उसकी जेठानी की क्या औकात है। कुछ दिनों बाद उमा जी के ससुर जी गुजर गए तो घर में बंटवारे की बात आई। ससुर जी की सारी सेविंग देखी गई और उसे देखकर अवधेश जी के तो जैसे होश उड़ गए, क्योंकि उनके पिताजी ने लगभग अपने सारे एफडी में नॉमिनी में अपने छोटे बेटे का ही नाम डाला था। अवधेश जी का नाम 1 या 2 एफडी में ही था और छोटे बेटे ने बहुत ही होशियारी से सारे पैसे ले लिए। अब न सास के पास कोई जेवर बचे थे और न ही ससुर जी की कोई एफडी बची थी। जब उमा जी के देवर और देवरानी को लगा कि अब सब कुछ हमारे हाथ लग चुका है, तब वह बहुत आसानी से
यह बोलकर कि घर में जगह कम पड़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, अलग घर लेकर रहने लगे। सारी जिम्मेदारियां बड़े बेटे बहू ने निभाई और सारे पैसे और जेवर छोटे बेटे और छोटी बहू ने ले लिए और मौका मिलते ही बड़े भाई से अलग भी हो गए। साथ ही साथ सासू माँ की जिम्मेदारी भी बड़े बेटे यानी कि अवधेश जी और उमा जी पर डालकर चले गए, यह बोलते हुए कि सारी जिंदगी माँ अपने बनाए इसी घर में रही है तो अब बुढ़ापे में नई जगह में नहीं रह पाएगी, इसलिए माँ तो अब यहीं रहेगी। वैसे भी यह माँ का बनाया घर है और माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इतना करने के बावजूद भी वह उमा जी और अवधेश जी पर हमेशा यह एहसान जताते थे कि हम लोगों ने घर में अपना हिस्सा नहीं लिया है, यह घर आप लोग रख लीजिए। परंतु उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती थी यह बोलते हुए। सास के सारे जेवर तो उन्होंने अकेले रख लिया, ससुर का सारा पैसा भी उन्हीं के नाम पर था, वह भी उन्होंने अकेले रख लिया और इधर तीनों बहनों के शादी करने के बावजूद भी अवधेश जी के हिस्से कुछ नहीं आया और उन्होंने अकेले ही अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई। अवधेश जी कभी भी अपने छोटे भाई को कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके पास उनसे लड़ने का ताकत नहीं था और न ही पैसा था। यदि वह ज़्यादा उससे बहस करते तो वह यही बोलता कि ठीक है भैया, आप इस घर का भी बंटवारा कर दीजिए। माँ बाप तो बेईमानी कर ही चुके थे और अपने लाडले बेटे बहू को सब कुछ दे चुके थे और अब वही लाडले बेटे बहू माँ को पूछने तक नहीं आते थे, उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। जब तीज त्योहार पर आते तो एक दो सस्ती सी साड़ियाँ माँ के हाथों में रख देते थे और बस माँ इतने में ही खुश हो जाती थी और बड़ी बहू को उसे दिखाते हुए कहती, देखो मेरा छोटे बेटा और बहू मेरी कितनी फिक्र करते हैं और पूरे साल अवधेश जी और उमा जी उनकी जो सेवा करते थे वह उन्हें कभी नहीं दिखता था। खैर समय ऐसे ही बीतता गया। अवधेश जी के बच्चे काबिल थे क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उन्हें अच्छे अच्छे पद पर नौकरी मिल गई थी और तीनों बच्चे आज अपने अपने पैरों पर खड़े थे और अब उनकी बेटी सिया की शादी की बात हो रही थी। लेकिन अपने जीवन की कहानी याद करके उमा जी को बहुत डर लग रहा था कि अगर सिया भी घर की बड़ी बहू बन गई तो उसे भी वही सब कुछ झेलना पड़ेगा जो उन्होंने झेला है और वह अपनी बेटी को कभी वैसी ज़िंदगी नहीं देना चाहती थी। ऊपर से जब उमा जी की सासू माँ ने यह बोल दिया कि सिया का बड़ा भाई उसकी शादी में सहयोग करेगा, तब तो उमा जी का खून और भी खौल गया कि अपने बेटे को तो कोल्हू का बैल बना ही दिया, अब मेरे बेटे को भी कोल्हू का बैल बनाना चाहती हैं। अपने बड़े बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद ही कर दी और अब आप मेरे बड़े बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरे लिए जितना प्यारा मेरा छोटा बेटा है उतना ही प्यारा मेरा बड़ा बेटा भी है। मेरे पास ज़्यादा कुछ संपत्ति नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है, जितना भी है, सिया की शादी करने के बाद मेरे दोनों बेटों का ही है। उन दोनों के बीच बराबर हिस्सों में बटेगी, न कि छोटे को ज़्यादा और बड़े को कम। और हाँ, सिया के शादी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं जमा कर रखा है, लेकिन जो कुछ भी किया है उतने में ही अपने बेटी की शादी करूँगी। किसी बेटे के ऊपर उसकी बहन का बोझ नहीं डालूँगी। अवधेश जी को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा था कि उमा जी शादी के लिए क्यों मना कर रही हैं और आज उमा जी के चिल्लाने की वजह से उनकी सास को भी समझ में आ गया कि उमा जी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं और उमा जी की गर्जना देखकर उनकी सास की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वह उनसे कुछ भी कहे। लेकिन तभी सिया अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे वह लड़का बहुत पसंद है और मुझे उसमें कोई खराबी भी नहीं दिख रही है, तो आप शादी फाइनल क्यों नहीं कर रही हो? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गई हो?
और उमा जी ने अपने दिल की सारी बात सिया को बता दिया और बोल दिया कि जिस ज़िंदगी को मैं और तुम्हारे पापा ने झेला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा होने वाला पति भी वैसे ही ज़िंदगी जियो, और न ही तुम्हारे बड़े भाई यानी मेरे बड़े बेटे के ऊपर तुम्हारी दादी के कहे अनुसार मैं कोई बोझ डालना चाहती हूँ। बच्चे माँ बाप पैदा करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ भी माँ बाप को ही निभानी चाहिए, न कि भाई बहनों के ऊपर डाल देनी चाहिए। हाँ, ईश्वर न करे अगर कुछ अनहोनी हो जाए तब दूसरी बात है, लेकिन यदि माँ बाप जीवित है तो बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, न कि उनके भाई बहनों की। जो भी माँ बाप ऐसा करते हैं वह बिल्कुल गलत करते हैं, लेकिन मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अपनी माँ की बात सुनकर सिया बोली, मम्मी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने यह कैसे सोच लिया कि जो आपके साथ हुआ है वह मेरे साथ भी होगा, और जो कुछ आपने सहा है वह मैं भी सहूँगी? ऐसा नहीं है मम्मी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, और मेरे साथ यदि ऐसा कुछ होता भी है तो मैं शुरुआत में ही उसका विरोध करके बात वहीं पर ख़त्म कर दूँगी, ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। और अगर उसके बाद भी कुछ गलत होता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे मेरा रिश्ता रहे या न रहे। यदि लड़का समझदार होगा तो वह मेरी बात को समझेगा, और यदि नहीं तो फिर ऐसा रिश्ता निभाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या गारंटी है कि मैं घर की छोटी बहू बनूंगी तो मेरे साथ गलत नहीं होगा? हो सकता है उस घर में बड़ी बहू की राज चलता हो, क्योंकि यह तो माँ बाप की गलती है कि किसी घर में छोटे बेटे बहू को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है और किसी घर में बड़े बेटे बहू को। माँ बाप पता नहीं कैसे अपने दोनों बेटे बहुओं में फ़र्क करते हैं, और मुझे पता है मेरी मम्मी तो ऐसा कभी नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने की कोई भी औरत ऐसा करेगी, और अगर करना भी चाहे तो बेटे बहू उनकी बात नहीं मानेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए मम्मी। शादी के बाद पति को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना पत्नी का काम होता है। मैं मानती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, परंतु आपने भी बहुत गलत किया है मम्मी। आपने कभी भी पापा को हम लोगों की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराई, सिर्फ घर में कलह और अशांति के डर से। आप आज जो कदम उठाई हैं, अगर यह कदम आपने आज से 20 साल पहले उठा लिया होता तो आज आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आज जब अपनी बेटी पर बात आई तब आपकी जुबान खुल गई। बेटी की बात सुनकर उमा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बेटी से कहा, बेटा बात तो तुम सही कर रही हो। अगर यही गुस्सा मैं आज से 20 साल पहले दिखाई होती तो आज बात ही कुछ और होती है, लेकिन तब मेरी हिम्मत नहीं हुई, और आज जब मेरी बेटी और बेटे की बात आई तो मेरी जुबान खुद ब खुद खुल गई। तब सिया बोली, लेकिन मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं आपके जैसे नहीं हूँ और मैं पहले दिन ही अपनी जुबान खोल दूँगी, और अगर मैं पहले ही अपनी सोच अपने ससुराल वालों के सामने रख दी तो आगे से कोई मेरे से इस तरह की उम्मीद करेगा ही नहीं जिसे मैं पूरी न कर सकूं। और ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा ही हो, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। सिया की बात सुनकर उमा जी को बहुत संतुष्टि हुई, और साथ ही साथ उन्हें यह भी लगा कि उनकी बेटी उनके जैसी नहीं है, वह अपना ख्याल रख सकती है, साथ ही साथ वह अपने पैरों पर भी खड़ी है। तो यदि कल को उसके साथ ससुराल में कुछ नरम गरम हो भी तो कम से कम वह आत्मनिर्भर तो है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अपने बेटी और दोनों बेटे को उमा जी ने ऐसे संस्कार दिए थे कि उमा जी को बहुत अच्छे से पता था कि उनके बच्चे अपने रिश्ते बखूबी निभाएंगे और हर संभव रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी किसी गलत के आगे नहीं झुकेंगे। इसलिए सिया की बात सुनकर उमा जी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गईं और अपने पति अवधेश जी से कहा, आप बात आगे बढ़ाइए, हम अपनी सिया की शादी वहीं पर करेंगे,
क्योंकि सिया को वह लड़का बहुत पसंद है और मैं अपने डर के कारण अपनी बेटी की खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। यह कहकर उमा जी सिया की तरफ देखने लगी और सिया भी शर्माती हुई वहाँ से भाग गई। सिया की दादी कोने में खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर उमा जी ने उन्हें इतनी तीखी नज़रों से देखा कि वह बिना कुछ बोले ही चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और समझ गईं कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने जिनके ऊपर हुक्म चलाकर उनकी ज़िंदगी तबाह करके रखी थी, अब वह उनके हिसाब से नहीं चलने वाले हैं। और यदि उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला तो आज तक जो इज्जत उन्हें मिल रही थी वह भी ख़त्म हो जाएगी। और वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके प्यारे लाडले छोटे बेटा बहू उन्हें कभी भी पूछने वाले नहीं हैं। तो जो इज्जत और आराम की ज़िंदगी अवधेश जी और उमा जी के साथ उन्हें मिल रही थी उसे वह खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, कभी भी किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे या बड़ी बेटी के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभानी चाहिए। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।